जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसका एक पेपर है वो सोल्व कर लिया है, और वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 20 दिसंबर 2024 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। भी जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। भी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। भी चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है इस आज के क्लास का। अब यहां पे आपको बोला गया है भी एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक R1 बराबर 2 ओम है, R2 बराबर 3 ओम है और R3 बराबर है वो आपके पास में 6 ओम है, एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में प्रवाहित होने वाले प्रभावी प्रतिरोध, आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है और आपको क्या है धारा निकालनी है। अब इसके अंदर देखो भी आपको सबसे पहले तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, भी तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। समांतर क्रम में आप तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, 1/RE बराबर क्या हो जाता है आपके पास में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, और इस प्रकार से आप है वो जोड़ते हैं। तो यहां पे 1/RE का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6। तो यहां पे आपके पास में इसका एलसीएम आ गया 6, 2 तिया 6 प्लस में 3 दुआ 6 और प्लस में 6 एकम 6। तो यहां पे ये मान तो है किसका 1/RE का, लेकिन आपको चाहिए R का मान। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा ये 6 वो ऊपर चला जाएगा और 3 2 5 और 1 6, 6/6। तो यहां पे आपके पास में तुल्य प्रतिरोध आ गया 1 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया अभी 1 ओम आ गया। तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ गया, 10 वोल्टेज की बैटरी है। तो यहां पे आपको क्या है धारा भी ज्ञात करनी है, भी प्रभावित धारा, यानी कहने का मतलब धारा टोटल धारा ज्ञात करनी है। तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो यहां पे V का मान कितना है, 10 वोल्टेज बैटरी है तो V का मान 10 है, अपॉन में R का मान कितना है, अभी आपने निकाला तुल्य प्रतिरोध 1 है तो अपॉन में 1, तो ये आपके पास में 10 एम्पियर की धारा आ जाएगी। 10 एम्पियर की धारा आ जाएगी, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी यूकेरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। एक तो होता है आपका यूकेरियोट, एक तो होता है यूकेरियोट और एक होता है प्रोकैरियोट। अब यूकेरियोट और प्रोकैरियोट क्या होता है, एक प्रकार से कोशिका होती है ना आपकी, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यूकेरियोटिक कोशिका और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, इसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो अविकसित होते हैं भी, या फिर अपन ये बोल सकते हैं भी जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो अविकसित कोशिका है। इसमें जो कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं, अविकसित होते हैं, यानी इसमें आपका जो केंद्रक होता है, बाकी तो कोशिकांग पाए नहीं जाते भी।
और इसमें केंद्रक पाया जाता है जिसमें क्या है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती भी, यानी केंद्रक होता है ना, वो भी क्या होता है, अविकसित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका केंद्र है वो क्या होता है, सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो क्या होती है, विकसित कोशिका होती है, ठीक है। सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, इसके अंदर है वो जो आपका केंद्रक होता है, उसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको पता है राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 80 प्रकार का और एक होता है 70 प्रकार का राइबोसोम, ये दो प्रकार के होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक जो कोशिका है ना, उसमें जो केंद्रक होता है उसमें 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो यहां से आपके पास में पूछा क्या है, तो कोशिका द्रव्य से अलग होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका केंद्र है वो आपका जो केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो ये क्या है, जो आपका कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य से अलग होता है। और क्या है, कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है, यानी कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, केंद्र की करता है। तो वो यूकैरियोटिक कोशिका केंद्र एक प्रकार से केंद्रक है, वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, केंद्रक। केंद्रक की खोज है वो किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी भी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब, 1831 के अंदर है वो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी भी। राइबोसोम है, ये क्या करते हैं भी, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं भी, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है भी। तो राइबोसोम की फैक्ट्री किसी बोला जाता है भी, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो ये क्या है भी, प्रोटीन की फैक्ट्री हो गया। तो राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये केंद्रिका को बोला जाता है भी। केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है, तो केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाता है। प्लेस्टिड जिसे अपन बोलते हैं लवक, लवक है वो 3 प्रकार के होते हैं भी, लवक 3 प्रकार के होते हैं। और ये पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं भी, पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और लवक है वो एक प्रकार से बोले तो 3 प्रकार के, कौन कौन से, आपका वर्णिल लवक हो गया, तो एक आपका वर्णिल लवक, एक आपका अवर्णिल लवक हो गया, अवर्णिल लवक, ठीक है। और एक आपका हरित लवक हो गया, हरित लवक हो गया। अब वर्णिल लवक है ये तो रंग प्रदान करता है भी, ये तो रंग प्रदान करता है। अवर्णिल लवक है ये भोजन का संग्रह करता है, ये भोजन का संग्रह करता है। और हरित लवक है ये क्या करता है आपका, ये भोजन का निर्माण करता है भी, ये भोजन का निर्माण करता है। राइबोसोम मैंने आपको बता दिया भी 70 और 80 प्रकार के 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और यहां पे अंतःपर्दवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है RER और एक होती है आपकी SER, ठीक है। RER होती है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और SER होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये चिकनी होती है और इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते भी, राइबोसोम है वो इसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं। RER है इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके लिए ये क्या है, खुरदरी होती है भी, ठीक है। अब ये राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। तो यहां पे RER क्या करती है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। और SER क्या करती है, ये लिपिड या फिर वसा का संश्लेषण करती है भी, ठीक है। और एक प्रकार से अंतःपर्दवी जालिका है ना, ये एक प्रकार से अंतःवहन का भी कार्य करती हुई, अंतःवहन यानी अंदर वहन, यानी कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये परिवहन का भी कार्य करती है, अंतः परिवहन का भी कार्य करती है। यानी कोई भी जैसे प्रोटीन बनाए तो प्रोटीन को कहां पे जरूरत है कोशिका को, वहां तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करती है, अंतःपर्दवी जालिका करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा केंद्रक, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है, तो वो आपका हो जाएगा अगर मस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा भाई, अगर मस्तिष्क हो जाएगा। अगर मस्तिष्क है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है अभी, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और ये किससे मिलकर बना होता है, तो अगर मस्तिष्क है वो आपका ये परमस्तिष्क और उसके बाद में हाइपोथैलेमस
थैलेमस और थैलेमस, थैलेमस इन तीन भागों से मिलकर बना होता है परमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो यहां पे अगर मस्तिष्क है वो क्या करता है, विभिन्न ग्राही से जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है। और एक प्रकार से अपन बात करें तो हाइपोथैलेमस है ना, इसमें हाइपोथैलेमस है, ये क्या करता है, ये एक प्रकार से आपकी यहां पे ये ऐच्छिक पेशियों का कंट्रोल करता है भी। हाइपोथैलेमस जैसे सूंघना है, प्यास है, भूख है, उन पे कंट्रोल कौन करता है, तो उन पे कंट्रोल है वो आपका अग्र मस्तिष्क का होता है। और ये आपका क्या है, ऐच्छिक पेशियों का कंट्रोल करता है भी। अनैच्छिक पेशियों को कंट्रोल कौन करता है, तो अनैच्छिक पेशियों को कंट्रोल है वो आपका एक प्रकार से मेरुदंड है ना, मेरुदंड। ये क्या है, मेरुरज्जु एक प्रकार से बोल सकते हैं, मेरुदंड नहीं, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु है, ये क्या करता है, ये आपका अनैच्छिक पेशियों पर कंट्रोल करता है भी। ये अनैच्छिक पेशियों पर कंट्रोल करता है। और वैसे इन दोनों का कार्य ही क्या होता है भी, अनैच्छिक पेशियों पर कंट्रोल करने का होता है। ऐच्छिक होती है जो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलती है, और अनैच्छिक होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। जैसे यहां पे हृदय पंप कर रहा है, रक्त को पंप कर रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है, ये क्या है, अनैच्छिक पेशियां हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है। तो सोचने वाला भाग अगर मस्तिष्क, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है भी, जो परमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस से मिलकर बना होता है। और ये जैसे सूंघना है, ठीक है, सूंघना, और एक प्रकार से सोचना है, भूख है, प्यास है, इनके बारे में भी यही सोचता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें बताना भी कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो पुनर्जनन क्षमता मैंने आपको यहां पे बताया था भी। जैसे एक बार दोबारा से मैं आपको सारा का सारा डिटेल में बता देता हूं। अमीबा, अमीबा युगलिना, अमीबा युगलिना और पैरामीशियम, 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 अमीबा युगलिना, पैरामीशियम और जीवाणु, इसमें क्या होता है, इसमें द्विखंडन होता है भी। इसमें द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुविखंडन होता है भी, बहुविखंडन होता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका आता है हाइड्रा, हाइड्रा, और उसके बाद में हाइड्रा के बाद में आपका आ जाता है पैरामीशियम आ गया, और हाइड्रा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका पुनर्जनन होता है भी, इसमें पुनर्जनन होता है। उसके बाद में कवक, कवक के अंदर क्या होता है, कवक के अंदर जो जनन है वो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, चल बीजाणु के द्वारा होता है। स्पंज, स्पंज में जेम्यूल के द्वारा होता है, जेम्यूल, जेम्यूल के द्वारा होता है। उसके बाद में हाइड्रा, हाइड्रा की दोबारा से बात कर लेते हैं, मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा होता है हाइड्रा। और उसके बाद में ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें अमीबा में किसी भी तल में हो सकता है भी। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है और पुनर्जनन के द्वारा भी होता है। तो पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है, वो कौन है, तो वो आपका हाइड्रा ही है भी, वो आपका हाइड्रा है। लेशमानिया के अंदर क्या होता है, द्विखंडन होता है भी। लेशमानिया के अंदर भी क्या होता है, द्विखंडन होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, एक कोशिकीय जीव जिसका जनन है वो किसी भी तल में हो जाता है, जिनका जनन, जिनकी कोशिकाओं का जो जनन है वो किसी भी तल में हो जाता है, तो वो आपका क्या है, अमीबा है। अमीबा इस प्रकार से होता है भी, अमीबा, अमीबा की कोई फिक्स जगह नहीं है भी यहां से जनन होगा। अगर ये इतना काट दिया जाए तो इसका ये भाग है वो पूरा अमीबा बन जाएगा। अगर इसको यहां से काट दिया जाए तो इसका ये भाग अमीबा बन जाएगा, अलग जीव का निर्माण हो जाएगा। यहां से काट देंगे तो ये इसका ये भाग है वो एक जीव बन जाएगा, नया जीव। ठीक है, लेकिन अमीबा किसी भी तल के अंदर है वो विभाजित हो सकता है। तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, हाइड्रा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वर्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? एक समान होनी चाहिए और वर्तीय गति होनी चाहिए भी। वर्तीय गति का मतलब होता है एक वर्ताकार पथ के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आकाश में उड़ता हुआ पक्षी की वर्तीय गति है क्या? नहीं है जी। उसके बाद में पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में एक उपग्रह, बिल्कुल सही बात है अभी। यानी पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाएगा वो एक उपग्रह है। वो ये थोड़ी ना यार, उपग्रह एक चक्कर तो उसने क्या है 20 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, ये मान लो। दूसरा चक्कर वो 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा, नहीं। अगर वो उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में 20 सेकंड लगते हैं तो दूसरा चक्कर भी कंप्लीट करेगा ना, तो भी उसे 20 सेकंड ही लगेगा। तो उसकी एक समान गति है भी। फुटपाथ पर चल रहा व्यक्ति की एक समान गति नहीं, एक समान गति तो हो सकती है लेकिन वर्तीय गति नहीं है। ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है, ये एक रेखीय गति है। राजमार्ग पर सीधी चलती हुई कार, तो ये भी एक प्रकार से रेखीय गति है। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलाम है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखो भी, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है IT, ये फॉर्मूला होता है। Q यहां पे कूलाम है, I धारा है, T समय है। आपको क्या ज्ञात करना है? धारा ज्ञात करनी है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? तो I बराबर हो जाएगा Q अपॉन में T। Q कितना है? Q आपके पास में 1200 कूलाम है और T समय कितना है? 2 मिनट है। मिनट को सेकंड में चेंज कर लो 60 से गुणा करके। तो यहां से 60 से ये आपके पास 0 से 0, 6 2 12 20 और 2 एकम 2 10। तो यहां पे आपके पास में 10 एम्पियर की धारा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10 एम्पियर की धारा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। धावन सोडा का रासायनिक संघटक क्या है? धावन सोडा, वॉशिंग सोडा बोलते हैं जिसे। ये आपका Na2CO3.10H2O, जिसे अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। डेका का मतलब होता है 10, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये धावन सोडा का रासायनिक संगठन है। और दूसरी बात ये आती है धावन सोडा का, ये क्वेश्चन पूछा गया है, धावन सोडा का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है? तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये धावन सोडे का यूज किया जाता है। ये ALP के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी के अंदर भी आया हुआ है और आपका ये इसमें टेक्नीशियन में भी आ गया। अब धावन सोडा का जो उपयोग है, धावन सोडे का निर्माण किससे किया जाता है? तो धावन सोडे का निर्माण है वो आप NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके भी कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करके भी धावन सोडे का यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात NaCl, ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, यानी सोडियम क्लोराइड है वो, सोडियम क्लोराइड का या फिर सोडियम क्लोराइड से है वो अपन धावन सोडे का निर्माण कर सकते हैं भी। धावन सोडे का जो मुख्य उपयोग किया जाता है वो क्लीनिंग एजेंट में भी किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है, और कांच उद्योग है और रबड़ उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, इन सभी में किसका यूज किया जाता है? धावन सोडे का यूज किया जाता है। दूसरी बात आती है भी धावन सोडे का उपयोग है वो बोरेक्स के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2, ये आ जाएगा आपके पास में Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स यानी जिसे सुहागा बोलते हैं का निर्माण में भी किया है, धावन सोडे का यूज किया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं भी, यहां पे आपके पास में पूछा गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नलिखित पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है?
या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचाता है। नाम क्या है? गैर जैव निम्नकणीय है। एक तो होता है जैव निम्नकणीय और एक होता है गैर जैव निम्नकणीय। जैसे गैर जैव निम्नकणीय के अंदर प्लास्टिक आ जाएगा। तो मृदा से बनी कोई सामग्री है, यानी मिट्टी से जो कोई सामग्री बनी है, वो मेरे को बताओ गैर जैव निम्नकणीय है क्या? नहीं है भी, ये जैव निम्नकणीय है। मिट्टी से जो भी सामग्री बनी हुई है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन गैर जैव निम्नकणीय है ना, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती भी। उसके बाद में कागज से बनी सामग्री है, वो भी क्या है? जैव निम्नकणीय के अंतर्गत आती है। प्लास्टिक से बनी जो सामग्री है ना, ये आपकी प्लास्टिक से बनी है, और रबड़ से जो बनी सामग्री है वो किस में आती है? तो वो आपकी गैर जैव निम्नकणीय के अंतर्गत आती है, और ये लंबे समय तक पर्यावरण में बनी रहती है और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो आपकी सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। ये क्या है? ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है भी। ये आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये निष्क्रिय धातुएं होती है भी, निष्क्रिय धातुएं होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, जैसे आपका के नाकार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, और पीटीसी प्लेटिनम। अब आपकी ये जो निम्न अपक्रियाशील धातुएं हैं, ये क्या है? ये आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, ये क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये निष्क्रिय धातुएं होती है भी, किसी के साथ क्रिया नहीं करती भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूलतः प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो बात एक ही है भी। ये क्वेश्चन आपका, ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया, बाकी वही है भी। और 22 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। सोडियम और पोटेशियम, नहीं जी, सोडियम और पोटेशियम है वो मूल अवस्था में नहीं पाई जाती। कैल्शियम मैग्नीशियम ये भी नहीं पाई जाती। गोल्ड और प्लेटिनम यानी सोना और प्लेटिनम है वो आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये प्रकृति में एक प्रकार से मूल अवस्था में ही पाई जाती है, किसी के साथ में नहीं पाई जाती है। गोल्ड है, प्लेटिनम है, चांदी है, ये किसी के साथ में नहीं पाई जाती, ये एक प्रकार से अपनी मूल अवस्था में ही पाई जाती है। ये निष्क्रिय धातुएं होती है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? वाष्पीकरण प्रक्रिया, जैसे कपड़े की बात करते हैं, हमने क्या है? कपड़े को धोया, ठीक है, कपड़े को धोया और उसको क्या है? एक प्रकार से यहां पे इकट्ठा करके उसको छोड़ दिया, तो क्या वो जल्दी सूखेगा क्या? यानी उसकी जो सूखने की जो क्षमता है वो जल्दी है या फिर कम है? दूसरा क्या है? हमने एक कपड़े को तो क्या है उसी प्रकार से यानी कपड़े को धोया, धोने के बाद में उसको एक जगह इकट्ठा करके छोड़ दिया। दूसरा है हमने कपड़े को धोया और धोने के बाद में उसको थोड़ा सा फैला करके छोड़ दिया। तो सबसे ज्यादा वाष्पीकरण किसमें होगा? तो वाष्पीकरण है वो क्षेत्रफल, यानी कपड़े का क्षेत्रफल बढ़ा तो उसका वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। तो ये कपड़ा है वो जल्दी सूखेगा, और ये जो इकट्ठा करके सुखाया गया कपड़ा था ये क्या है? ज्यादा देर में सूखेगा। तो यहां पे वाष्पीकरण की दर क्या बोलता है? ये वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण भी क्या होता है? वृद्धि होता है। अगर आप कपड़े को आपके जो कपड़े होते हैं उनको फैलाते हो ना, आप सुखाने के लिए क्या है उसको फैलाते हो। क्यों फैलाती हो? क्योंकि उसका वाष्पीकरण है वो जल्दी हो जाए। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी, दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है वाले कण का औसत वेग आपको ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग दे रखा है और अंतिम वेग दे रखा है, तो आपको औसत वेग निकालना है। तब जब आपको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दे रखा हो, तब आपको औसत वेग, प्रारंभिक वेग प्लस में औसत वेग, प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में 2।
ये आपका क्या है, औसत वेग का फॉर्मूला है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है रक्त। जिस प्रकार से रक्त है वो स्योंजी उत्तक है, स्योंजी उत्तक का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से अस्थियां क्या है, अस्थियां भी स्योंजी उत्तक का ही उदाहरण है भी। अस्थि है, ये भी किसमें आती है, तो ये भी स्योंजी उत्तक का ही उदाहरण है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। उपकला उत्तक है, ठीक है, और उसके बाद में स्योंजी उत्तक का उदाहरण अलग अगर मैं बात करूं, रक्त हो गया। रक्त एक प्रकार का रक्त है ना, रक्त है वो एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक है भी, तरल संयोजी उत्तक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी, तरल संयोजी उत्तक है रक्त, ठीक है। और अस्थियां हैं वो एक प्रकार से ठोस संयोजी उत्तक है भी। अस्थियां है, उपास्थि है, उपास्थि है, ये भी आपका संयोजी उत्तक का ही उदाहरण है, ठीक है। और उपास्थि के बाद में ये आ जाएगा एरियोलर उत्तक है, एरियोलर, एरियोलर उत्तक है, ये भी संयोजी उत्तक का ही उदाहरण है। और एरियोलर उत्तक है ये एकमात्र उत्तकों का सहयोग करने वाला उत्तक है भी। उत्तक की सहायता करने वाला उत्तक कौन सा है, तो वो एरियोलर उत्तक है। वसाम्य उत्तक है, ये भी आपका एक प्रकार से संयोजी उत्तक का उदाहरण है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, पेशीय उत्तक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी। पेशीय उत्तक है ना, पेशीय उत्तक है, ये आपका गति के लिए सहायक है भी, ये गति के लिए सहायक है आपका। इससे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और एलपी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। तंत्रिका उत्तक है, ये आवेगों का स्थानांतरण करता है भी। एपिथेलियम उत्तक है ना, एपिथेलियम उत्तक, ये आपका एक प्रकार से 4 प्रकार का होता है भी, 4 प्रकार का होता है शरीर के। यहाँ पे एपिथेलियम उत्तक की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपका सत्रित या फिर सल्की एपिथेलियम उत्तक हो गया पहला, सल्की एपिथेलियम उत्तक है। उसके बाद में सल्की हो गया, सल्की एपिथेलियम उत्तक, और फिर हो जाएगा घनाभाकार एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा, और उसके बाद में स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा, और फिर आ जाएगा सत्रित सल्की उत्तक, सत्रित सल्की उत्तक है, यह भी आपका क्या आ जाएगा, ये एपिथेलियम उत्तक का ही प्रकार है। सल्की उत्तक से क्या बना होता है, सल्की उत्तक से हमारा जो रक्त वाहिनियां होती है उसका जो स्तर है, रक्त वाहिनियों का आंतरिक स्तर है, वो सल्की उत्तक से बना होता है भी। ये चपटी होती है और एक प्रकार से प्लेट जैसी होती है भी, ठीक है, प्लेट जैसी चपटी होती है, पतली होती है ये सल्की उत्तक। और कुपिकाओं का आवरण है वो भी सल्की उत्तक का ही बना होता है भी। और उसके बाद में आहार नाल की अगर मैं बात करूं तो आहार नाल का जो आंतरिक भाग है वो भी किसका बना होता है, तो वो भी आपका सल्की उत्तक का ही बना होता है। घनाभाकार उत्तक का ना, ये आपका वृक्कीय नली है ना, वृक्कीय नली है वो घनाभाकार उत्तक से बनी होती है भी। वृक्कीय नली है वो भी किससे बनी होती है, घनाभाकार। आंतरिक जो वृक्कीय नली का आंतरिक स्तर है वो घनाभाकार उत्तक का बना होता है। स्तंभाकार उत्तक है, स्तंभाकार उत्तक में एक प्रकार से बोले, स्तंभाकार उत्तक से आपका एक तो नाक जो श्वसन नाल है ये बना होता है भी, श्वसन नाल बना होता है। दूसरा उसका आंत का जो आंतरिक स्तर है वो भी स्तंभाकार उत्तक का बना होता है। और सत्रित सल्की उत्तक है, ये आपकी जो त्वचा है ना, त्वचा है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो सत्रित सल्की उत्तक से मिलकर बनी होती है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी भी। नारय, इस प्रकार से याद रखो, नारय यानी नाभिक की खोज है वो रय से रदरफोर्ड ने की थी भी। नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। किसने परमाणु में नाभिक की खोज की, रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड ने ही 1911 में स्वर्णपत्री प्रयोग किया था भी। अल्फा कण प्रकीर्णन किसने किया था, अल्फा कण प्रयोग है वो किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। और अल्फा कण है वो दो द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होता है, जो कि 2He4 2 पॉजिटिव ये होता है, द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होता है, ठीक है। नील्स बोर 1913 में आए थे भी, नील्स बोर है वो 1913 में आए थे, और जिन्होंने एक प्रकार से यहां पे आवेश की बात की थी भी, यानी परमाणु के स्थायित्व की बात। कहने का मतलब है भी परमाणु है,
परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्थायित्व की बात किसने की थी, तो वो नील्स बोर ने बताया था भी। जे थॉमसन है ये 1904 में ही आ चुके थे भी। जे थॉमसन है ये 1904 में आए थे और उन्होंने तरबूज मॉडल दिया था भी। एक प्रकार से तरबूज मॉडल है वो किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था भी। ठीक है, तो यहां पे 1911 रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर अवस्थान पत्री प्रयोग किया था और उसके हिसाब से उन्होंने बताया था भी ये जो आपका परमाणु है, परमाणु का ये जो आपका परमाणु है, परमाणु का बहुत ही कम भाग यानी मिडल जो भाग है वो क्या है, एक प्रकार से धनावेशित है और धनावेशित भाग है, और बाकी बहुत ज्यादा मात्रा में जो बाहरी जो ये भाग है ये आपका क्या है, ऋणावेशित भाग होता है भी। ठीक है, तो परमाणु का जो एक प्रकार से द्रव्यमान है, परमाणु का जो भार है या फिर द्रव्यमान है वो कहां पे होता है, तो ये परमाणु के नाभिक में संचित होता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अधात्विक तत्वों ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या है, तो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक प्रकार से क्या है, अधात्विक है, अधात्विक तत्व है और इसकी अवस्था क्या है, तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। और एक ऐसा अधात्विक तत्व जो कठोर अवस्था में पाया जाता है, कठोर अवस्था में पाया जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हो जाएगा हीरा। हीरा ऐसा अधात्विक तत्व जो आपका एक प्रकार से सुचालक होता है, सुचालक होता है, वो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो अधातु है और फिर भी ये क्या है, सुचालक है, विद्युत की सुचालक है, गुड कंडक्टर है। तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भी, आइजक न्यूटन। पहले व्यक्ति कौन थे, आइजक न्यूटन है, वो आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने क्या है सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त किया था और कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था, जिनमें उन्होंने कांच के प्रिज्म से क्या है सूर्य की किरणों को गुजारा, तो वहां पे वर्ण विक्षेपण हुआ, इसका वर्णक्रम हुआ, ये 7 रंगों के अंदर है वो डिवाइड हो गई थी। आइजक न्यूटन भाई साहब थे ऐसे। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है विभक्त कर, विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का गृह मॉडल किसने विकसित किया था, तो परमाणु का गृह मॉडल है वो किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था भी, नील्स बोर ने दिया था। नील्स बोर ने 1913 में आए थे और उन्होंने बताया था भी इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले आए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन 1900 तरबूज मॉडल किया था, 1904 में तरबूज मॉडल। उसके बाद में यहां पे रदरफोर्ड आए थे, 1911 में सवर्णपत्री प्रयोग किया था। अब ये यहां पे इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाई भी, जैसे परमाणु है उसका स्थायित्व किस प्रकार से है, ये उसने रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। फिर आता है 1913 के अंदर वो नील्स बोर आए। नील्स बोर ने आकर के बताया भी नाभिक है, नाभिक के चारों ओर, यहां पे क्या है भी नाभिक है, नाभिक के यानी परमाणु है, परमाणु के चारों ओर क्या है, परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका परमाणु है, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो एक वर्ताकार पथ पर गति करते हुए, वर्ताकार पथ पर जब वो गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे 2 बल कार्य करता है। एक बल तो उसको बाहर की ओर खींचता है यानी अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। दूसरा उसका बल होता है जो कि यहां पे केंद्र की ओर उसको खींचता है, वो होता है अभिकेंद्रीय बल। तो जब यहां पे न तो ये इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जा पाता, न इलेक्ट्रॉन अंदर आ पाता भी, यहां पे अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों समान है, दोनों समान है। तो आपको पता है दोनों समान है तो बल क्या हो गया आपका, 0 हो गया। बल 0 हो गया तो आपको पता है भी W बराबर क्या होता है, F.D, यानी यहां पे अगर W बराबर यानी कार्य बराबर क्या हो गया, F.D, तो यहां पे बल जो आपका बल है वो 0 हो गया, तो इसका मतलब कार्य भी आपका 0 हो गया भी, कार्य भी आपका 0 हो गया। और 0 कार्य हो गया तो कोई भी वर्तीय पथ पर किया गया कार्य है वो 0 है, 0 हो गया तो वहां पे ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी भी, यानी ऊर्जा भी ये खपत नहीं करेगा। ये उसका गृह मॉडल था भी, किसका, नील्स बोर का
इन्होंने बताया था भी इलेक्ट्रॉन के एक प्रकार से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की थी। परमाणु है वो स्थायी किस प्रकार से रह सकता है, भी उसमें जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो गति एक प्रकार से वर्तीय गति है, और वर्तीय गति पर किया गया कार्य वो शून्य होता है, इसीलिए वहां पे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा की कमी नहीं होती इसमें, क्योंकि कार्य शून्य कर रहे हैं। कार्य शून्य कर रहे हैं तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का जो एक प्रकार से नष्ट होना है वो भी जीरो है। तो वहां पे इसीलिए इन्होंने 1913 के अंदर है वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में व्याख्या दी थी और बोले थे भी परमाणु के चारों ओर है वो परमाणु के चारों ओर 4 कक्षाएं पाई जाती है, के, एल, एम और एन। ये कक्षाएं भी किसने दी थी, नील्स बोर ने बताया था अभी। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आता है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। परमाणु का यानी परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में डिनोट किया जाता है, तो उसे AMU में, एनसीईआरटी 9th की जो एनसीईआरटी है ना उसमें यहां पे साफ शब्दों में लिख रखा है AMU, यानी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो परमाणु द्रव्यमान इकाई में मापा जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई में परमाणु का द्रव्यमान मापा जाता है, और IUPAC ने इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके U से यूनिफाइड बना दिया। अभी यूनिफाइड द्रव्यमान के रूप में इसे डिनोट किया है। ठीक है, IUPAC ने U से यूनिफाइड द्रव्यमान बना दिया है, और मापते किस में है, तो द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान इकाई के अंदर है वो इसको मापा जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 40 क्वेश्चन आते हैं ग्रेड 3 के अंदर। ठीक है, तो सत्य कौन सा नहीं है ये आपको बताना, तो यह सदैव मुख्य एक्स पर स्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। फोकस है वो मुख्य एक्स के ऊपर स्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। परावर्तन के बाद में फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य एक्स के समानांतर हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे देखो भी कोई भी आप दर्पण ले लो, भी जैसे मैं अवतल दर्पण ले रहा हूं, ये मुख्य एक्स है और यहां पे ये फोकस है, और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र सी है। जैसे ही ये क्या है, वक्रता केंद्र, जैसे ही ये क्या है फोकस से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी तो ये किरण जैसे ही इसका परावर्तन होगा तो यहां पे ये क्या है, मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाएगी, मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाएगी। और जब वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी तो ये वापस टकराने के बाद में वक्रता केंद्र से ही आएगी भी। ठीक है, तो ये बात भी सही है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण के परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है, तो ये बात गलत है भी। कोई जरूरी नहीं है भी दर्पण पे परावर्तन हुआ, दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद में वो फोकस के ऊपर ही मिले भी। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर वस्तु अनंत के ऊपर है तब ये फोकस से होकर गुजरेगी। अगर मेरे को ये बताओ भी जब वस्तु है वो वक्रता केंद्र के ऊपर है तब ये फोकस के ऊपर नहीं आएगी भी। ठीक है, तो ये तीसरा गलत है इसमें, पहला और दूसरा सही है भी। इसमें पहला और दूसरा सही है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा सत्य नहीं है ये बताना था ना, कौन सा सत्य नहीं है, तो ये तीसरा ही सत्य नहीं है भी। पहला और दूसरा सही है इसका, तीसरा सत्य नहीं है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसका शक्ति निर्गत कितना होगा? आपको पता है शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन में समय, यानी कार्य को करने में, उस कार्य को करने में कितना समय लिया वही उसकी शक्ति है, वही उसका पावर है। तो 500 जूल का कार्य कर दिया इसने और उस 500 जूल को करने में 4 सेकंड का समय लिया, तो ये इसकी पावर है। और शक्ति को किस में मापा जाता है? तो वाट के अंदर मापा जाता है, और वाट को W से डिनोट किया जाता है भी। तो यहां पे 4 कम 4 बच गया, 1 10, 4 2 8 और 4 5 20, 125 वाट आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या? अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? खंडन है वो सामान्यतः किस जीव के अंदर होता है? तो केवल बहुकोशिकीय जीवों में होता है, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है।
केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों के अंदर है वो खंडन होता है, जैसे फ्लेजिला फ्लेजिला है। ये क्या है, ये आपका बहुकोशिकीय जीव है। अभी ये बहुकोशिकीय जीव है फ्लेजिला, और फ्लेजिला के अंदर है वो क्या होता है, खंडन होता है। यानी फ्लेजिला को अगर आप टुकड़ों में तोड़ दोगे, टुकड़ों में काट दोगे, तो वो क्या है, अपना एक नया जीव है वो बना लेगा। भी प्रत्येक टुकड़ा है वो अपना एक नया जीव बना लेगा। तो यहां पे एनसीईआरटी के अंदर ओनली फॉर एक फ्लेजिला के बारे में बोला गया है। फ्लेजिला वो क्या है, एक बहुकोशिकीय भी। तो अगर अपन बात करते हैं विखंडन की, विखंडन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं बता रहा हूं वो विखंडन है। ये केवल एक कोशिकीय जीव के अंदर होता है। भी जनन है वो केवल एक कोशिकीय जीवों के अंदर किसमें होता है, विखंडन विधि के द्वारा होता है। और खंडन विधि है वो केवल बहुकोशिकीय जीवों में होता है, वो भी एनसीईआरटी के अंदर है, वो फ्लेजिला एक दे रखा है। भी ठीक है, 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें ओनली फॉर एक फ्लेजिला के बारे में बताया गया है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है, और ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होती है। जैसे कि आंतरिक कर्ण है, जो अंदर का जो कान है आंतरिक कर्ण है। यानी कान भी हमारे 3 प्रकार के होते हुए, कान के भी 3 भाग होते हुए, अंतः, बाह्य और मध्य। ठीक है, नासिका है, जीभ है, इनसे अपन क्या है, ये भी एक प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं ही है। भी जैसे नासिका है, अपन क्या है, गंध को पहचान सकते हैं भी किस प्रकार की है, सुगंध है, गंध है। ठीक है, जीभ से अपन है वो मीठे के बारे में पता लगा सकते हैं। और आंतरिक कर्ण यानी कान से है वो अपन सुन सकते हैं, कान से है वो अपन सुन के पता लगा सकते हैं भी ये आवाज किसकी है। नाक से है वो अपन उनकी सुगंध से पता लगा सकते हैं भी ये किसकी सुगंध आ रही है। जीभ से अपन है वो मीठे के बारे में बता सकते हैं भी मीठा है, कड़वा है, इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पे ये अपन क्या है, इंद्रिय अंगों में स्थित है, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या परिणाम होंगे। अब जो कुल्हड़ मिट्टी है ना, ये एक प्रकार से उपजाऊ मिट्टी होती है। भी उपजाऊ मिट्टी होती है, और अपन क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में कुल्हड़ का निर्माण कर देंगे तो उपजाऊ मिट्टी का क्या हो जाएगा। भी उपजाऊ मिट्टी है उनकी कमी आ जाएगी। भी कुल्हड़ अपन बनाते हैं तो उपजाऊ मिट्टी यूज लेते हैं, तो कुल्हड़ ज्यादा मात्रा में बनाएंगे तो उपजाऊ मिट्टी है वो खत्म हो जाएगी। तो उपजाऊ मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो खो देंगे अपन। तो इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाएंगे तो क्या परिणाम हो सकते हैं, तो अपन क्या है, जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी ऊपरी जो परत होती है उसको अपन क्या है, खो देंगे। तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुल्हड़ मिट्टी है ना, कुल्हड़ मिट्टी है, ये क्या है, ये आपका एक प्रकार से जैव निम्नीकरणीय स्रोत है। भी जैव निम्नीकरणीय भी। ठीक है, यानी ये आपका इसमें टेक्नीशियन में ही पूछा गया क्वेश्चन है, आगे अपन पेपर करेंगे ना उसमें आएगा। भी कुल्हड़ मिट्टी है वो एक जैव निम्नीकरणीय मिलान करने वाले के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बन जाता है। तो यहां पे वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बन जाता है, तो वो आपका होता है अंडाशय। अंडाशय है वो बड़ा होकर के क्या बनेगा, ये फल में कन्वर्ट हो जाएगा। बीजांड है ये भैया बड़ा होकर के बीज बन जाएगा। ठीक है, ये बड़ा होकर के क्या बनेगा, बीज बनेगा। पराग कोष होता है, ये क्या होता है, पराग कोष में परागकण होते हैं। भी ये आपका नर पुष्प के अंदर होता है। भी नर पुष्प के अंदर पराग कोष होता है, और पराग कोष के अंदर क्या होता है, परागकण होते हैं। भी पराग कण होते हैं, और इन पराग कणों की जो तुलना है वो किससे की गई है, मानव शुक्राणु से की गई है। भी मानव के शुक्राणु से की गई है।
वर्तिकागर है, ये आपका इस प्रकार से अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहां पे ये आपका क्या हो जाएगा, बीजांड सॉरी अंडाशय, ये वर्तिका और ये वर्तिकागर। वर्तिकागर कौन सा होता है, जहां पे परागकण आके रुकते हैं, जहां पर परागकण आके विराजमान होते हैं, वो स्थान कौन सा होता है, वर्तिकागर होता है भी। तो परागकण सबसे पहले वर्तिकागर पर आते हैं, उसके बाद में वर्तिका से होते हुए है वो अंडाशय तक पहुंचते हैं भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है। तो वह आपका एक तो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, अगर वाष्पोत्सर्जन आपका नहीं दिया हुआ तो हो जाएगा आपका जाइलम। क्या हो जाएगा, जाइलम। सर जी दोनों दे दे तो ऐसा, दोनों दे देगा तो दोनों ही यानी दोनों ही आपके हो जाएंगे, और दोनों ही ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं और अलग अलग दे रखे हैं, तो आपका क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से क्या जल में घुले हुए खनिज के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन करता है भी, वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा जाइलम होता है भी। वाष्पोत्सर्जन है वो एक प्रकार से पौधे का संतुलन बनाए रखता है भी, पादप का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही क्या है, जड़ों से जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण होता है, वो किसके कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा भी, जैसे देखो भी इस वाष्पोत्सर्जन होगा तो वाष्पोत्सर्जन पौधा कहां से करता है, पत्तियों में रंध्र होते हैं और रंध्र के द्वारा है वो पादप है वो वाष्पोत्सर्जन करेगा। अब पौधे से जहां पे जड़ों से पानी खींचा, पानी खींचने के बाद में ये पत्तियों तक लेके जाएगा, तो उसमें जल भी है, जाइलम भी, जल भी है, खनिज भी है, लवण भी है, सारे हैं, वो सारे के सारे हैं वो पत्तियों तक पहुंच जाएंगे भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी अगर अपन बात करें तो भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है वो स्थानांतरण कहलाता है भी। क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, और ये फ्लोएम के द्वारा होता है भी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ये फ्लोएम के माध्यम से जाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में है, ठोस रूप में कौन सा है। तो देखो भी, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया है वो बेरियम क्लोराइड के साथ में करवा दी, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। तो ठोस अवस्था में आपका बेरियम सल्फेट है भी BaSO4, बेरियम सल्फेट, जो कि सफेद रंग का अवक्षेप है भी। अवक्षेप का मतलब समझते हो क्या, जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, सॉलिड अवस्था में है ये। ठीक है, और यहां से अगर अपन बात करें तो ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये आपकी द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें क्या बनता है, एक तो आपका अवक्षेप बनता है और दूसरा आपका रंग चेंज होता है भी, रंग बदलता है। ठीक है, रंग बदलता है। तो ये अवक्षेप है वो सफेद रंग का है और पानी के अंदर है वो क्या है, अविलेय है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी, छोटी आंत में अंकुर, जिसे अपन विलाई बोलते हैं, के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो छोटी आंत में अंगुली जैसी इस प्रकार की संरचना पाई जाती है भी, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है छोटी आंत के अंदर है वो अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे अंकुर बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये अवशोषण सतह के क्षेत्र को बढ़ाती है भी, यानी अवशोषण का, यानी छोटी आंत के अंदर है वो, छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं भी, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहले अमाशय की बात करते हैं। अमाशय में 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, ये 3 भाग किसके होते हैं, तो ये 3 भाग कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक, ये तीनों के तीनों अमाशय के होते हैं। देन उसके बाद में डूडोनियम, जेजुनम और डूडोनियम, जेजुनम और इलियम,
इलियम, ये भाग किसके हैं? तो ये 3 भाग है वो आपके छोटी आंत के भाग है भी। और छोटी आंत में सबसे ज्यादा जो पाचन का कार्य होता है वो कहां पे होता है? डुओडेनियम में होता है। और इलियम में सबसे ज्यादा वो अवशोषण का कार्य होता है भी। इलियम में सबसे ज्यादा अवशोषण का कार्य होता है। तो यहां पे अवशोषण सतह के क्षेत्र को कौन बढ़ाता है? भी ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो वो कौन बढ़ाता है? तो अंकुर यानी विलाई, जिसकी आकृति है वो कैसी होती है? अंगुली नुमा आकृति होती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके ऊपर है वो एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी। नोट्स के फोल्डर के अंदर जाओगे तो वहां पे तीनों के तीनों कंप्लीट नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं, तो आप डाउनलोड कीजिएगा और उनकी फोटो कॉपी निकलवाइएगा भी, कॉपी निकलवा लीजिएगा और बढ़िया तरीके से रीड कीजिएगा। आपसे मैं दावा करता हूं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से रीड करते हैं तो आपको इन नोट्स के अलावा है वो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भी, ठीक है ना। और इनको बढ़िया तरीके से आपने तैयार कर लिया तो ग्रुप डी के अंदर है वो आपको 20+ क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता भी, ठीक है ना। लेकिन बात ये है भी बढ़िया तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा। तीनों कंप्लीट है, एनसीईआरटी बेस है, 9th और 10th की एनसीईआरटी पे बनाए गए नोट्स है भी। अब इसमें देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, शीतल जल या गर्म जल के साथ नहीं करती भी? तो भाप के साथ कौन सी करती है भी? भाप के साथ है वो आपकी, इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा वैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है ये आपका, नहीं मैग्नीशियम नहीं। इसमें देखो भी, एक तो आपका होता है पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये क्या है? ये ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है भी। ये ठंडे जल के साथ में, ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद में आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है ये आपकी गर्म जल के साथ में, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। और उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा। एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा ये भाप के साथ में अभिक्रिया करती है। ये वाष्प के साथ, भाप के साथ, गर्म वाष्प, गर्म भाप के साथ क्रिया करती है। तो इसमें आपका एल्यूमिनियम आया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में, और एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा है ये आपका भाप के साथ में अभिक्रिया करता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और स्थिर होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इनमें से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भी होता है। अभी मैं बता के आया हूं, इसी क्लास में बताया था भी। इसमें यानी पेशीय कोशिकाएं हैं, पेशीय कोशिका बोल दो या फिर आप पेशियां एक प्रकार से उत्तक बोल दो, एक ही बात है। उत्तक वाले में मैंने आपको बताया था बढ़िया तरीके से भी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसमें सिकुड़ता भी है, स्थिरता, यानी सिकुड़ता है और स्थिरता है जिसके परिणाम क्या होती है? गति होती है भी। सिकुड़ता है एक बार तो उसके बाद में स्थिर हो जाता है, फिर सिकुड़ता है, फिर स्थिर हो जाता है, तब क्या होती है? गति होती है। और इसमें एक प्रकार की, विशेष प्रकार की एक प्रोटीन भी पाई जाती है, पेशीय उत्तक होती है, पेशियां उत्तक। अस्थि उत्तक, उपास्थि उत्तक और रक्त, ये तीनों के तीनों किसकी उदाहरण है? तो ये आपके संयोजी उत्तक के उदाहरण है भी। ये संयोजी उत्तक के उदाहरण है, ठीक है। और यहां पे रक्त है ना, ये आपका तरल संयोजी उत्तक है भी, तरल संयोजी उत्तक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? दोनों सेम है, सह से सैम और सह से स्नायु, सह से सैम और सह से स्नायु। तो अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? स्नायु जोड़ता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, अस्थि को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो कंडरा जोड़ता है भी। कौन जोड़ेगा? कंडरा जोड़ेगा। बात करते हैं उपास्थि उत्तक। उपास्थि उत्तक से क्या बना होता है? तो आपका जो कान है ना, ये क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर तो बहुत बार पूछा गया है। उपास्थि वाला कान है आपका, वो उपास्थि उत्तक का बना हुआ है। कंठ,
आपके उपास्थि उत्तक के बने हैं, ठीक है। नाक है वो भी आपका उपास्थि उत्तक का बना हुआ है। तो कान है, कंठ है, नाक है, श्वास नाल है, श्वास नाल है, ये भी आपका उपास्थि उत्तक का बना होता है। उपास्थि उत्तक यानी सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं उसमें, उसे पिचकने से रोकता है भी ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है? वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी किडनी हमारे अंदर है, वो मनुष्य में एक जोड़ी होती है भी, एक जोड़ी का मतलब क्या होता है भी, जो 2 किडनियां होती है भी, ठीक है, एक जोड़ी होती है। और किडनी से निकलती है मूत्रवाहिनियां, जो कि एक जोड़ी होती है। किडनी से क्या है, मूत्रवाहिनियां निकलती है, और फिर इसको क्या है, मूत्राशय केंद्र, मूत्राशय है वो एक ही होता है भी। मूत्राशय क्या होता है, एक ही होता है, एक मूत्राशय होता है, और मूत्र मार्ग भी एक ही होता है। लेकिन मूत्रवाहिनियां हैं, ये क्या होती है भी, ये 2 जोड़ी होती है भी, सॉरी एक जोड़ी, 2 जोड़ी क्या, वैसे 2 होती है, एक जोड़ी होती है, ये एक जोड़ी, ठीक है। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है भी, किडनी एक जोड़ी, मूत्रवाहिनियां एक जोड़ी, मूत्राशय एक जोड़ी नहीं बोल रहा मैं, मूत्राशय एक ही होता है। ये जो मूत्राशय है ये क्या है, एक ही होता है, और जहां पे स्टोर करके रखा जाता है। और मूत्र मार्ग है ये भी एक ही होता है भी, मूत्र मार्ग भी एक, मूत्राशय भी एक, मूत्रवाहिनियां 2 होती है, और किडनी भी 2 होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करोगे तो याद रखना, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की ध्यान में रख लेना। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है भी। तो यहां पे पहले आएगा धनात्मक और फिर आएगा ऋणात्मक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो कोई बिंब है, बिंब का मतलब होता है वस्तु, कोई वस्तु है वो अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है, यानी O से बन जाएगा आपका जो पोल है, एक प्रकार से ध्रुव है, और F से फोकस है। इनके बीच में कहीं पे भी आपने वस्तु रख दी, कहां पे, अवतल दर्पण में, तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा भी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब है वो आपको पता है भी कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा उल्टा बोलते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन आभासी प्रतिबिंब को हमेशा सीधा बोलते हैं भी, वास्तविक उल्टा होता है, ये हमेशा सीधा होता है। और आभासी प्रतिबिंब है ये कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा भी, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब। तो यहां पे ये कंडीशन होती है अवतल दर्पण के अंदर। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती है, उसमें से 5 कंडीशन के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन छठी कंडीशन कहां पे वस्तु को रखें, फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है भी। तो आभासी, सीधा और बड़ा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उपचयन, जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण, का उदाहरण नहीं है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन तो जुड़े और हाइड्रोजन हटे और ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसके अंदर देखो भी, कॉपर से ऑक्सीजन मिल रही है तभी ऑक्सीजन जुड़ रही है, तभी ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। और AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सूर्य के प्रकाश में होता है भी, AgCl सूर्य के प्रकाश के अंदर होता है। तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को अलग रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, तो इसमें जो आपका Ag है, सिल्वर है, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो आपका Cl है, क्लोरीन है, ये आपका अलग हो जाएगा भी। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया भी है, ये वियोजन अभिक्रिया है, या फिर इसे अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं।
यहां पे देखो मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सभी में क्या है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसमें भी ऑक्सीजन और इसमें भी ऑक्सीजन, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है 2 नंबर। बाकी सारे के सारे है वो आपके उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्वों के कितने समस्थानिक मौजूद है? प्रकृति में हाइड्रोजन तत्वों के 3 समस्थानिक मौजूद है। समस्थानिक होते क्या है? सम माने स्थान, स्थानिक यानी एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्थानिक कहलाते हैं भी। ठीक है, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्थानिक कहलाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है भी, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन सा? प्रोटियम, 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 ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक पाए जाते हैं किसमें? हाइड्रोजन के 3, जिसे अपन लिख सकते हैं 1H1 और 1H2 और 1H3, 1H3। यानी इसमें क्या है, आपका प्रोटॉन तो एक ही है, प्रोटॉन तो सभी में एक ही है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका प्रोटॉन, इसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं है भी, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, यहां पे आपका एक न्यूट्रॉन है और यहां पे आपका 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ड्यूटेरियम से अपन क्या है D2O भारी जल का निर्माण करते हैं D2O, ट्राइटियम से अपन है वो H2O जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 समस्थानिक होते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी जब कोई पिंड तवणशील नहीं है, जब कोई पिंड है वो तवणशील नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल से संबंधित के बीच में सबसे अच्छा वर्णन करता है? जब कोई पिंड है वो तवणशील नहीं है, तवणशील नहीं है, तो निम्नलिखित में से दूरी, समय और चाल, इसके बीच में रिलेशन बताना है भी। तो चाल बराबर क्या होता है भी? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है भी? दूरी बट्टा समय होता है, समय बट्टा दूरी नहीं होता, ये बात गलत है इसमें। ठीक है, उसके बाद में दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है भी, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, न कि समय बट्टा चाल होता है, तो ये भी बात गलत है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो ये भी बात आपकी गलत है। ठीक है, और यहां से देखें तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय ज्ञात करते हैं तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, 10 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊपर की ओर है वो ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो h, इसका एक फॉर्मूला होता है भी, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? h बराबर होता है u स्क्वायर अपॉन में 2g, u स्क्वायर अपॉन में 2g, ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा एक बेसिक तरीके से अपन है वो गति के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं इसको, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन में 2g। u स्क्वायर होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना है भी? 10 है, और 10 का स्क्वायर यानी 100 अपॉन में 2g, g यानी गुरुत्वीय त्वरण कितना? 10 है, तो ये 10 रख दो, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, आपके पास में क्या आएगा? 2 से काटोगे तो 5 मीटर। अधिकतम है वो ऊंचाई कितनी आ गई इसकी? 5 मीटर आ गई। ये शॉर्ट तरीका है। दूसरा इसमें ये होता है भी, आप है वो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करोगे तो यहां पे दूरी ज्ञात कर लो। अभी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करोगे तो दूरी ज्ञात कर लो। दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या है? पहले तो आप है वो गति का प्रथम नियम लगा दो। गति का प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा? गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस में 80। ये गति का प्रथम समीकरण है। अब इसमें क्या है भी, 10 मीटर प्रारंभिक वेग से हमने क्या है वस्तु को फेंका और अधिकतम ऊंचाई पर वो पहुंचेगा, तो उसकी जो अंतिम जो वेग है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भी अधिकतम ऊंचाई पे ये मान लो भी मैंने यहां से फेंका और ये यहां तक गया, और उसके बाद में यहां पे इसकी जो प्रारंभिक वेग तो ये है, लेकिन अंतिम जो वेग है वो यहां पे आके 0 हो गया। तो इसका मतलब 0 बराबर में प्रारंभिक वेग कितना? 10 है, प्लस में, और यहां पे आपके पास में ये कितना है?
गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। अब ये 10 हो गया आपका, ठीक है, और टी ये आपके पास में टी हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी, जब वस्तु हमने ऊपर की ओर फेंका था, जब वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका था तो उसका त्वरण किस दिशा में लग रहा था भी, त्वरण इसके विपरीत। तो त्वरण जब चाल है या फिर वेग के विपरीत अगर त्वरण लगता है, गति तो ऊपर की ओर हो रही है, त्वरण है वो नीचे की ओर है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, तो यहां पे माइनस में लेंगे। जब गति के विपरीत या फिर वेग के विपरीत त्वरण हो तो वहां पे आप त्वरण है वो माइनस में लोगे, तो ये आ जाएगा टी बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 10 टी बराबर में 10, तो टी बराबर में आपके पास में 1 सेकंड आ जाएगा, यानी समय आपके पास में 1 सेकंड आ गया। अब आप है वो इसका गति का दूसरा नियम लगा दो। गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा, एस बराबर होता है यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, इससे याद कर सकते हैं। यू आपके पास में प्रारंभिक वेग कितना है 10 है, और समय कितना लगा 1, प्लस में 1/2, और यहां पे गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10 है, इसको अपन माइनस में लेंगे, और टी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब यहां से 10 एकम 10, और प्लस में इसको काटोगे 2 से, ये 5 बार कट गया, माइनस का 5 आ गया, तो ये माइनस का 5 आ गया। तो एस यानी दूरी एस बराबर 10 प्लस का है और माइनस का 5 है, तो ये आपके पास में एस बराबर माइनस का एस बराबर माइनस में क्या, माइनस का तो कम है और प्लस का ज्यादा है, तो ये आपके पास में बच जाएगा 5 मीटर। क्या बचेगा भाई 5 मीटर, और 5 मीटर ही आपका राइट आंसर होगा। तो ये तो आपका है बेसिक, ये तो बेसिक है भी, आप है कहीं पे भूल जाओ तो ये अगर आपके समीकरण याद है गति के तीनों के तीनों तो आप इससे कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में ये होता है भी फॉर्मूला इसका h बराबर होता है u स्क्वायर बटा 2g होता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है भी, तो अपने गुणों को बनाए रखता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है भी। अणु है वो किससे मिलकर बना होता है, तो अणु है वो परमाणु से मिलकर बना होता है भी। अणु किससे मिलकर बना होता है, तो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो गुणों से, जो अपने अणुओं को बनाए रखता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। और अणु है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और आपका जो यौगिक है वो अणु से मिलकर बना होता है भी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो नाभिक में पाए जाते हैं भी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है नाभिक में है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उनके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50 डायोप्टर है तो अपसारी लेंस की क्षमता, अभिसारी का मतलब होता है यानी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला, किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला अभिसारी लेंस होता है, और अपसारी लेंस होता है वो किरणों को फैलाने वाला होता है। तो यहां पे तो एक साथ रखे गए लेंस की संयोजन क्षमता क्या होगी आपको बताना है। संयोजन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है P1 प्लस में P2, P1 प्लस में P2, P यानी पावर। तो यहां पे ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है आपका उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस है, और ये आपका अवतल लेंस है। यानी अवतल लेंस है वो किरणों को फैलाता है, और उत्तल लेंस है वो किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है भी। तो आपको पता है भी, अभी पढ़ के आए हैं भी, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और फोकस दूरी धनात्मक है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। और अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो उनकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो ये आपके पास में 4.50 और प्लस में, और ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास में माइनस का 3 है और प्लस का 4.5 है, तो ये आपके पास में 1.5 डायोप्टर आ जाएगा। तो इसकी जो संयोजन क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, तो 1.5, और वो भी पॉजिटिव का आएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो ज्यादा, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे स्त्री केशर बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्त्री केशर कहते हैं। ये मादा
पुष्प का मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है। और पुष्प के अंदर अगर मैं बात करूं भी नर जनन अंग, नर जनन अंग कौन सा है, क्या नर जनन अंग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं, जिसके अंदर है वो आपका परागकण आते हैं, परागकोश परागकण आते हैं भी, ठीक है। और इसके स्त्री केशर के अंदर है वो आपका वर्तिकागर है, वर्तिका है और अंडाशय है, ये आते हैं। अंडाशय है वो आगे जाकर के फल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बीजांड है वो आगे जाकर के बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये पंखुड़ियां हैं, बाह्य दल है, ये क्या है, झड़ जाती हैं। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।